So when is the right time to enter the clinics? When you have confidence in your practice skills. So firstly, you know how to connect with your patient. I have heard of CLOVE model. I don't think this is a successful model. Why? Hello friends, I am Dr. Kapil Saroha from Dr. Dentiste. Welcome to our podcast series. This is episode 2. हम इस पॉडकास्ट में आपके लिए स्पेशली लेके आते हैं कुछ यंग क्लिनिशियंस का जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सेटअप किया है क्लिनिक का, कुछ सीखा है, उससे एक जर्नी से उनकी जो एक जर्नी पूरी रही फ्रॉम पासिंग आउट से लेके अब तक की कि उन्होंने क्या क्या किया और उसे आप कैसे आप प्रेरणा ले सकते हैं या फिर आपको डायरेक्शन मिले कि कैसे आप करते हैं. तो लास्ट पॉडकास्ट सीरीज में हमने बात की थी हमारे कि वाई टू ज्वाइन अकेडमी, कि एक अकेडमी ज्वाइन कैसे किया. तो आज हमारे साथ फिर से हैं डॉक्टर अंजलि. हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. तो लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन रहा वो इस चीज़ पे स्पेसिफिकली फोकस रहा कि पास आउट होने के बाद आपने अकेडमी कैसे ज्वाइन करी और उससे क्या सीखा. तो अब हम जानना चाहते हैं कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पास आउट होने के बाद फोकस जो है वो लर्निंग पे रहना चाहिए रेदर देन अर्निंग. तो अब जब वो लर्निंग वाला पार्ट हो गया, बिकॉज देयर इज लर्निंग नेवर स्टॉप्स. What generally we have heard of कि it is always the practitioner, कि मतलब आप लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते हैं. तो वो कब एक फेज आपको लगता है कि आना चाहिए कि जब लर्निंग छोड़ के एक क्लिनिकल सेटअप की तरफ आना चाहिए, अर्निंग वाले फेज में आना चाहिए? क्योंकि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है. आप जनरल डेंटिस्ट्री भी सीख सकते हैं, आप इम्प्लांटोलॉजी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ऑर्थो भी सीख सकते हैं. तो व्हेन इज द राइट टाइम टू एंटर द क्लिनिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन यू, व्हेन यू बूस्ट कॉन्फिडेंस इन यू कि अब मैं अपना लर्निंग फेज को थोड़ा सा पार्ट अवे करके अर्निंग फेज में एंटर कर सकती हूँ. व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्रैक्टिस स्किल्स कि हाँ यू अचीव दैट मच कि यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस नाउ. एंड आई गेस आई वाज 25 when I started individual practicing in a clinic. I handled that clinic individually regarding the OPD, regarding the patient, regarding the treatment, everything. So I feel it is like too early to me कि मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया. बट या दैट वॉज द राइट टाइम फॉर मी कि मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि एज यू से लर्निंग नेवर स्टॉप्स. आप आज से 10 साल बाद भी मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी कि हाँ मैं ये कुछ कोर्स करके आई हूँ, या रिसेंट 1 साल पहले 6 महीने पहले भी मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, वो भी मैंने किया. तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स. बट येस ऑब्वियसली एक टाइम के बाद अर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, लाइक किसी का इम्प्लांटोलॉजी में मन है, वो इम्प्लांटोलॉजी सीखे. जैसे हमने लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हमारे कॉलेजेस में जनरली इतना नहीं बताया जाता जो ब्रेड एंड बटर ऑफ द क्लिनिक है. तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि भाई ये तो आना चाहिए कम से कम क्लिनिक खोलने से पहले? Obviously, firstly, how to handle the patient. What is that handling the patient? I means आप किस चीज़ को कह रहे हो? आप पेशेंट से बात करने की चीज़ को कह रहे हो कि आप प्रोसीजरल वाइज कह रहे हो कि आपको प्रोसीजर आना चाहिए? पेशेंट से बात करने के लिए भी आपको इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि जब पेशेंट आपसे बात करे तो पेशेंट को आपके अंदर कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ शी और ही इज द राइट डॉक्टर जो मुझे ट्रीट कर सकता है. फर्स्टली पेशेंटली लिसन टू द पेशेंट व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. पहले उसकी सुनो फिर अपने ओपिनियंस दो. यूजुअली डॉक्टर्स का क्या होता है, कंडीशन देखी, अपने एक्सप्लेनेशंस पहले रेडी कर लिए, पेशेंट की कुछ समझ ही नहीं आई, तो उस टाइम पे पेशेंट ही वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बूस्ट अप नहीं कर पाता कि हाँ इस डॉक्टर से मुझे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. तो फर्स्टली यू नो हाउ टू कनेक्ट विद योर पेशेंट. आपको वो कनेक्शन बनाना आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोसीजर, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. तो दैट मीन्स कि जैसे आई स्टिल रिमेंबर हमारे एक सीनियर होते थे, अब सर इज नाउ HOD, डॉक्टर मयूर कौशिक. तो जब हम सर PhD वगैरह पढ़ाते थे तो उसमें सर कहते थे कि ऑलवेज लिसन टू द पेशेंट्स चीफ कंप्लेंट, कि मतलब पेशेंट क्या कहना चाह रहा है उसको समझो रेदर देन कि आपके पास क्या नॉलेज का भंडार है आप उसको वो कर दो. ठीक है, दिस इज नंबर 1 कि लिसन टू द पेशेंट. एंड व्हाट एल्स यू थिंक इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ क्लिनिक? आई एम स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द प्रोसीजर्स कि मतलब ये तो आना ही चाहिए भाई, इसके बिना तो आप नहीं सोच सकते. Obviously, root canal, it is the bread and butter for the clinic. Okay. Crowns, extractions, scaling, fillings, and these are all तो everyone knows. मगर ये जो आप कह रहे हो कि भाई रूट कैनाल के बिना क्लिनिक नहीं खोल सकते, तो आई हैव हर्ड ऑफ क्लोव मॉडल. क्लोव के मॉडल में क्या है कि वहाँ पे एक जनरल डेंटिस्ट होता है, वो सिर्फ ओपीडी करता है, वो कोई प्रोसीजर नहीं करता. वहाँ पे लाइक रूट कैनाल है तो एक एंडोडोंटिस्ट का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा,
क्राउन होने हैं तो प्रोस्टोडोंटिस्ट, एक्सट्रैक्शन हो रहा है ओरल सर्जन, सो ऑन। तो क्या ये मॉडल आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है इन ए प्राइवेट इंडिविजुअल प्रैक्टिस में? No, I don't think this is a successful model Why? at all. When you comes to a clinic, you are the face of that clinic. Patient trust on you. So अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, let's say I am the face of the clinic, but I am asking some other doctor to visit in my clinic to do the procedure. Then for another procedure, I am calling another doctor. So where I am? पर उसमें गलत क्या है? जैसे अगर हम मेडिसिन की प्रैक्टिस की बात करें, उसमें हार्ट की सर्जरी कार्डियोलॉजिस्ट करता है, ब्रेन की सर्जरी न्यूरोलॉजिस्ट करता है, बट वी डेंटिस्ट आर सो इनसिक्योर कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हम करें। वाई वी कांट डू दिस कि हम रूट कैनाल के लिए एंडोडोंटिस्ट को ही बुलाएं? कि मतलब व्हाट इज द थिंग दैट इज स्टॉपिंग अस? लाइक इट इज द कॉस्ट फैक्टर और इट इज लाइक कि वो पेशेंट हमारे ले जाएगा या फिर पेशेंट का ट्रस्ट नहीं होगा? इट इज नॉट द कॉस्ट फैक्टर। फर्स्टली, जितने पेशेंट मल्टीपल फेसेस देखता है उतने पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है, व्हाट आई फील। Okay. मैं कभी भी बोलती हूँ कि कंसल्टेंट बुलाना है या ट्रीटमेंट, मुझे इम्प्लांट्स अभी तक आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन इम्प्लांट्स, तो Okay. इम्प्लांटोलॉजिस्ट आते हैं, बट पेशेंट फ्रिक्वेंटली आस्क, डॉक्टर साहब आप तो रहोगे ना, डॉक्टर साहब आप तो करोगे ना, आप तो देखोगे ना, तो दैट मीन्स पेशेंट ट्रस्ट यू। तो अगर आप ट्रस्ट ऑन योर फेस। अगर आप वो मल्टीपल फेसेस पेशेंट को दिखाओगे तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ट्रस्ट ब्रेक होता बट है। डोंट यू थिंक कि सब कुछ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकते, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकते? तो किसी का तो मास्टर बनना पड़ेगा। लाइक इफ यू आर डूइंग ऑल द प्रोसीजर्स, तो कहीं ना कहीं तो एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। लाइक इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ऑर्थो, कि भाई ऑर्थो में तो एटलीस्ट बुलाओ, ऑर्थोडोंटिस्ट, इम्प्लांटोलॉजी। ओके, तो लाइक इम्प्लांटोलॉजी देयर मस्ट बी समथिंग कि मतलब Obviously बेसिकली there are something, but like important treatments, you can say a bread and butter of the clinic, you can say you must know that treatment at least to start your own clinical practice. And you are as good as a management of that clinic. If you are calling other doctors for the treatment, you are just managing that clinic, you are not dentist there. तो आपने ये कहा कि क्लिनिक के लिए जो ब्रेड एंड बटर है रूट कैनाल, दैट इज़ द मस्ट थिंग। और दूसरी चीज़ आपने कही कि जो भी हमारे यंग पास आउट फ्रेश डेंटल ग्रेजुएट्स हैं उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये तो दो चीज़ें हो गई कि भाई ये तो होना चाहिए। व्हाट डू थिंक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई जब आप अपने गैजेट्स लेके बैठते हो, जैसे मैंने देखा है कि दुनिया माइक्रोस्कोप भी लेके बैठती है, ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव अगर उसकी क्वालिटी के हिसाब से बात करा जाए, बट व्हाट यू थिंक कि मिनिमम भाई इस चीज़ को तो लेके बैठो। लाइक एक्सरे की हम बात करें, मैंने बहुत से क्लिनिक्स में अब भी देखा है वो वही डेवलपर वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इज़ आरवीजी नेसेसरी या फिर अपेक्स लोकेटर लेके बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? कब प्रैक्टिस में लेजर पे अपग्रेड करना चाहिए? मतलब बेसिक स्टार्टिंग में क्या एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। Obviously, as much as modern equipments you have, you will going to enhance your practice. अगर आज की डेट में आप वो डेवलपिंग एक्सरे लेके बैठोगे तो दैट मीन्स आप 3 घंटे तो पेशेंट के आरसीटी में ही लगा रहे हो, क्योंकि इन बीएमपी ऑल्सो यू नीड एक्सरे, प्री ऑल्सो यू नीड एक्सरे, पोस्ट ऑल्सो यू नीड एक्सरे, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग यू नीड एक्सरे। तो अगर आप उन्हीं पुराने इक्विपमेंट्स के साथ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो योर प्रैक्टिस विल फॉर श्योर गोइंग टू बी हैम्पर। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी क्यों है, अपग्रेड क्यों हो रही है, टू अपग्रेड योर प्रैक्टिस। अगर आज की डेट में आज भी मैंने देखा है कि लोगों के पास वो वॉल माउंट एक्सरेज होते हैं, सबसे बड़ा टास्क मुझे जो लगता है उनको हैंडल करना ही लगता है। मैं तो पोजीशन ही नहीं कर पाती क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की वॉल माउंट एक्सरे पे। आई ऑलवेज यूज हैंडल्ड एक्सरेज। मुझे भी ऐसा लगता है काफ़ी बल्कि होता है, तो पेशेंट को भी एक डर वाली भावना आती है कि इतना भारी कोई मशीन है, ये क्या करने वाली है। और वो जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, आपसे पहले आपका पेशेंट आपके फेस पे देख लेता है कि अच्छा डॉक्टर को तो ये चीज़ हैंडल करने में मुश्किल हो रही है। अब आप आज की डेट में you are doing RCT with K files only, you are not using rotary, then it is as good as nothing. So you have to use your modern equipments, what I feel. ओके, तो इस मॉडर्न इक्विपमेंट में जैसे अगर हम बात करें जो हैंडल्ड एक्सरेज है, अगर हम बात करें कि उसमें बहुत सारी रेंज है, वुडपेकर का भी आता है और कैम भी आता है, एलेरियो भी है और साथ में वॉटेक तो है ही। तो इन सब में आपको कौन सा बेस्ट लगा? मतलब आपने कौन कौन सा यूज़ किया और उसमें कौन सा आपको अच्छा लगा? मैंने वॉटेक भी यूज़ किया है, एलेरियो भी यूज़ किया है। ऑब्वियसली जो बजट फ्रेंडली होगा उसमें थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट हाँ बिल्कुल ही बेसिक से
चेंज होके आप नॉर्मल बजट हैंडलिंग वाला जो आपका रहता है आप उसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सबसे महंगा इक्विपमेंट आप वो खरीद के लगाओ। आपको जैसे लूप्स ऑब्वियसली एंडो बहुत फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, अगर आपको यूज करने आते हैं तो उनसे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। तो वाई टू गो ऑन माइक्रोस्कोप, यू कैन यूज लूप्स ऑल्सो। सो जैसे आपने बहुत सारे यूज़ किए हैं, तो एलेरियो क्या कॉस्ट करता होगा जो हैंड हेल्ड एक्सरे? अराउंड 1 लाख, ओके, और ये वुड पैकर और कैम वगैरह 75-80 अप्रॉक्स। इसके रेंज में, तो दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ वेट में, कुछ पोजीशनिंग में? हाँ ऑब्वियसली। तो कौन सा आपको बेटर लगा? लाइक मैं आपके क्लिनिक जब लास्ट वीक गया था तो शायद वुड पैकर वहाँ लगा हुआ है, तो क्या उसमें डिफरेंस है उसमें और एलेरियो में बेसिक? एज सच मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, बल्कि मुझे अलेरियो थोड़ा सा हेवी लगता है कंपैरिजन में। बिकॉज ऑफ लेड कोटिंग आई गेस, वो उसमें ज़्यादा होगा। इन एनी केस मतलब कि हैंडल्ड इज मच बेटर। ऑब्वियसली, नो डाउट इन दैट। नो डाउट इन दैट। और जैसे अगर कोई ये कहे कि मेरे को अभी के लिए वॉल माउंट एक्सरे लगाना है, अगर आपको कोई कहे नया क्लिनिक खोलना है और उसमें वॉल माउंट एक्सरे लगाना है, तो आप क्या कहोगे? सॉरी भाई, क्यों लगाना है? बिना एक्सरे काम कर ले, एपेक्स लोकेटर है। तो मतलब इतना ज़्यादा आपको लगता है कि यूजफुल है। अच्छा, और अगर हम आरवीजी की बात करें, अगर मैं कहूँ कि आरवीजी लें कि नहीं लें, तो आप क्या कहोगे कि मतलब लें? इज देयर एनी स्कोप कि मतलब उसके बिना भी कर सकते हैं? हाँ, इफ यू आर अ क्वैक you can surely तो मतलब बिना आरवीजी के देयर इज नो प्रैक्टिस? no practice at all. If you are a dentist, then obviously no practice. Okay, so keep in mind that you should have an RVG with you. तो कौन कौन सा RVG है जो आपने यूज़ किया है? Vortec and Woodpecker, उसमें से बेटर आपको कौन सा लगा? obviously, no doubt Vortec. फॉर रीजन? क्लैरिटी, इमेज क्लैरिटी जो आती है वॉटेक में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्लियर होता है। और सेकेंडली नेटवर्किंग, इफ़ यू हैव मल्टीपल चेयर्स, मल्टीपल सिस्टम, तो नेटवर्किंग इज ऑल्सो अ ऑप्शन इन दैट। अच्छा, वुड पैकर में वो सब नहीं हो पाता? नहीं, और प्राइस में कितना डिफरेंस है दोनों में? ऑलमोस्ट डबल ऑफ द प्राइस। अच्छा, तो स्टिल आप मतलब महंगा कौन सा है? वॉटेक। अच्छा, महंगा होने के बाद भी आप कह रहे हो कि वो अच्छा है? वो कहते हैं Because ना of- सर, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, काइंड ऑफ दैट। काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो मतलब ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गया कि क्लिनिक खोलने के लिए चाहिए। तो हमारे जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं, मैं ये पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि जो स्टार्ट करते हैं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं ग्रुप्स पे भी देखता हूँ कि भाई विच पर्टिकुलर आरवीजी टू टेक, विच पर्टिकुलर हैंड हेल्ड एक्सरेज टू टेक। तो ये है कि जो यूज़ किया है उसके बाद आपको पता लगता है कि इसमें क्या कमी है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज द थिंग कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एक ग्रोथ का एक ऑप्शन रहता है हर किसी के पास। हर कोई सोचता है कि भाई डेफिनेटली वी विल ग्रो। तो व्हाट यू थिंक शुड बी द लोकेशन? एक कम प्राइस में अंदर की लोकेशन, या फिर एक ज़्यादा प्राइस में जिसमें कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, एक प्रोमिनेंट लोकेशन? बिकॉज आवर इंडस्ट्री इज समथिंग लाइक कि जो विश्वास पे चलती है। अगर आपका नाम है, डॉक्टर का नाम है, हमने देखा है कई सारे डीप विलेजेस में होते हैं, रात 2-2 बजे तक ओपीडी चल रही होती है। तो व्हाट यू थिंक फॉर अ फ्रेशर, मेन रोड की लोकेशन और ज़्यादा किराया, या फिर अंदर की लोकेशन सस्ता किराया, कौन सा इज बेटर? ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि ट्रस्ट पे क्लिनिक्स चलते हैं, बट वो ट्रस्ट भी स्लोली बिल्डअप होता है सर। अगर आज मैं आज डेट पे जाके कहीं पे भी क्लिनिक खोल के बैठूंगी, तो आई डोंट थिंक नोबडी विल गोना ट्रस्ट मी। स्लोली जब वो लोग आएंगे, काम कराएंगे, तब वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई मेरा पर्सनल चॉइस पूछता है, तो ऑब्वियसली प्रोमिनेंट लोकेशन। जितने ज्यादा लोग आपको देखेंगे, उतने ज्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आज के डेट में एवरीवन मोस्टली नीड्स अ डेंटिस्ट। अगर आप वहीं किसी सस्ती जगह खोलोगे, तो ऑब्वियसली योर लोकेलिटी इज दैट ओनली, जहाँ पे लोग ऐसे ही होंगे जो कम पैसों में काम करवाना चाहेंगे। एंड स्लोली ग्रेजुअली यू विल डिक्रीज योर प्रैक्टिस, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इतने में चल ऐसे वाला काम कर देते हैं, टाइप्स वाली फीलिंग आ जाती है। क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कटिंग ही नहीं हो पाएगी, तो हाउ विल यू गिव द बेस्ट टू द पेशेंट? इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली कि कैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में काम करना है, और क्या स्टाफ रखना है, किस लोकेशन पे ओपन करना है, क्या इक्विपमेंट्स रखने हैं, a lot आप of आज things. के डेट में देख लो, जो भी सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर है, किसी ने भी किसी गली में या एक छोटे क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। दे हैव अ बिग नेम विद अ बिग क्लिनिक।
एटलीस्ट दिल्ली में तो हम ये कह ही सकते हैं कि जहाँ भी हमने देखा है वो सारे टॉप शॉट्स Mostly हैं। out of Delhi also. How can you practice on a single chair? तो आपको उसके लिए पहले ही अपने अपने विजन के हिसाब से जगह सोचना Exactly. पड़ेगा। If you are capable enough and you know what you can achieve in your future, तो plan accordingly. ऐसा नहीं होता है कि आज आपने यहाँ क्लिनिक खोला, फिर आपको लगा कि मैं तो अब 3 चेयर के लायक काम कर सकता हूँ, तो कोई नहीं, आई विल स्विच द क्लिनिक, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर जहाँ आपने स्टार्ट किया, योर पेशेंट विल गोना कम देयर ओनली, तो ये सब चीज़ें पहले ही माइंड में करो। माइंड में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज फॉर आवर टुडेज एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। आपके मन में कुछ भी और सवाल हैं डॉक्टर अंजलि से जो आप पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है, फॉरगॉट टू टेल यू दैट मैम इज़ अ प्रैक्टिस मैनेजमेंट कोच ऑल्सो। तो कुछ भी आपको लगता है कि क्लिनिक के लिए आपको पूछना है बिफोर स्टार्टिंग अप द क्लिनिक, यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।